हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द साइंस पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है वस्तु के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई एक विशेष परिभाषा पूछे कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु क्या होती है, वस्तु का तात्पर्य क्या होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि क्या सभी वस्तुएं समान होती हैं? तो बिल्कुल नहीं, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। उनकी आकृति, रंग, उसकी बनावट अलग अलग होती है। वस्तुओं को हम उनकी आकृति, रंग तथा गुण के आधार पर पहचान सकते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। जैसे हम सभी के चेहरे अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार वस्तुएं भी अलग अलग होती हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप या नलिया तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। हम वस्तुओं को उनकी समानता या असमानता के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनको उनकी समानता या असमानता के आधार पर समूह बनाने की प्रोसेस जो है वो वर्गीकरण कहलाती है। अतः वस्तु के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। जैसे दरवाजा लकड़ी का बना है तो लकड़ी एक पदार्थ है। उसी प्रकार अगर कोई बर्तन है तो वो स्टील से बना है तो स्टील एक पदार्थ है। जितनी भी वस्तुएं होती है वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कुर्सी लकड़ी की बनी होती है, पेन प्लास्टिक का बना होता है। तो यहाँ लकड़ी व प्लास्टिक एक पदार्थ होते हैं। मीन्स वस्तुएं जिस किसी चीज से मिलकर बनी होती हैं उसे पदार्थ कहते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। इन वस्तुओं में चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू इत्यादि हो सकते हैं। हम वस्तु की एक ऐसी भी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उन्हें हम कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। जैसे उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को अलग करेंगे जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी चीजें एक ही पदार्थ से मिलकर बनी होती है या कोई वस्तु एक से ज्यादा पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं टेबल 4.1 में वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। तो वस्तुओं में सबसे पहले है प्लेट या थाली। तो प्लेट या थाली इस्पात, कांच, प्लास्टिक से बनी हो सकती है। फिर है पेन। तो पेन प्लास्टिक या धातु के बने हो सकते हैं। कुर्सी। तो कुर्सी लोहे, प्लास्टिक या लकड़ी की बनी हो सकती है। फिर वस्त्र। तो वस्त्र रुई, पॉलिएस्टर, चमड़ा, ऊन, नायलॉन, रेशम इत्यादि से बने हो सकते हैं। बूझो यहाँ पर यह जानना चाहता है कि क्या कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का यूज हम कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी या फिर उसके पहिए बनाने में करते हैं। तो एक पदार्थ का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एक्टिविटी 2। टेबल 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम फर्स्ट में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सभी सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है।
टेबल 4.2 समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो उनके बारे में हम टेबल 4.2 में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है लकड़ी। तो लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बनाए जाते हैं। फिर है कागज। तो कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके बाद है चमड़ा। तो चमड़े से बेल्ट, जैकेट बनाए जाते हैं। फिर है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से खिलौने, बर्तन, बैग, मग, बाल्टियां इत्यादि बनाए जाते हैं। फिर है रुई। तो रुई से वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार टेबल 4.2 में हमने देखा कि एक पदार्थ से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक वस्तु को बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग हो सकता है और एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? तो पदार्थों के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जिसके आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ का उपयोग कौन सी वस्तु बनाने के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पदार्थों के गुण। पदार्थों में मुख्यतः 5 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे दिखावट, कठोरता, विलेयता, वस्तुओं का जल में तैरना अथवा डूबना और पारदर्शिता। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा है कि गिलास कभी भी कपड़े का नहीं बनाया जाता, क्योंकि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए किया जाता है। यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो पानी उसमें से छन कर बाहर निकल जाएगा। ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। पदार्थों के वे गुण जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें सबसे पहले है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। तो फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, क्योंकि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम जो है ये धातु के अंदर आते हैं और लकड़ी अधातु में आती है। धातु या अधातु क्या होते हैं, इन्हें हम एक्टिविटी 3 में समझेंगे। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे पृष्ठ चमकीले हैं? इन सभी वस्तुओं को चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? अब द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिमान हैं अथवा नहीं। तो वे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुओं पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण वे अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देती हैं। उनमें हमें द्युति केवल उसी वक्त दिखाई देती है जब वे ताजे कटे होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि धातु क्या होती हैं, कि जिन वस्तुओं में चमक पाई जाती है अर्थात वे द्युति युक्त होती हैं, वे धातु होती हैं। कुछ वस्तुओं में चमक नहीं पाई जाती, ऐसी वस्तुओं को सामान्यतः अधातु कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आ जाएंगे और अधातु में लकड़ी, चौक का टुकड़ा इत्यादि आ जाएंगे। पदार्थ का अगला गुण है कठोरता। तो आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। अब धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में भी पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, खुरदरापन अथवा चिकना होना। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ वस्तुएं जो सॉफ्ट होती हैं वे कोमल पदार्थों से बनी होती हैं, अर्थात वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई, स्पंज। कुछ वस्तुएं कठोर होने के कारण उन्हें संपीड़ित नहीं कर सकते तो वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कील, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। पदार्थों का नेक्स्ट गुण है विलेय अथवा अविलेय। विलेय कौन से होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, और अविलेय जो जल में अघुलनशील होते हैं। अब ये घुलनशील और अघुलनशील कौन से पदार्थ होते हैं, इनको हम एक्टिविटी 4 में देखेंगे। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने इकट्ठे कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए अथवा धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाएंगे वो विलेय पदार्थ कहलाएंगे, और जो जल में मिश्रित नहीं होंगे ऐसे पदार्थ अविलेय कहलाएंगे। टेबल 4.3 विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। इसमें हम देखेंगे कि कौन से ठोस पदार्थ जल में विलेय होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया है। सबसे पहले है नमक। तो नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, अर्थात यह जल में घुलनशील है। चीनी तो चीनी भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, यह भी घुलनशील है। बालू रेत, तो बालू रेत जल में अघुलनशील है और ये जल में घोलने पर नीचे बैठ जाएगी। चौक पाउडर भी जल में अघुलनशील है। का बुरादा जल में अघुलनशील है। इस प्रकार सारणी 4.3 में हमने देखा कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, तो हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। जल में और भी बहुत सारे पदार्थ विलीन हो सकते हैं। एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे कि क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो सकते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने इकट्ठे कीजिए। कांच का एक गिलास लेके इसे आधा जल से भरिए। अब चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति इसे विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो यहाँ पर फिगर 4.5 में हमें ये दिखाया हुआ है कि कुछ द्रव्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। तो जो द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते हैं वे जल की सतह पर एक परत बना लेते हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जल में कौन से द्रव्य विलेय होते हैं, कौन से नहीं होते, इन्हें हम टेबल 4.4 में समझेंगे। द्रव्य में सबसे पहले है सिरका। तो सिरका भली भांति जल में मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, ये जल के ऊपर अपनी एक परत बना लेंगे, अर्थात ये जल में अघुलनशील है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो सकती हैं? तो कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैसों की भी जल में विलेयता होती है जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पानी के अंदर जो जीव या पौधे होते हैं उनमें श्वसन के समय प्रयोग की जाती है, और नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जल में अघुलनशील होती है। क्या वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं? तो एक्टिविटी 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। एक्टिविटी 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर तैरने लग जाते हैं। अन्य पदार्थ डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं, जैसे किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां हल्की होने की वजह से जल के ऊपर तैरती रहती हैं। कंकड़ जो हम तालाब में डालेंगे वो भारी होने की वजह से पैंदे में बैठ जाएगा। शहद की कुछ बूंदों को गिलास के जल में डालने पर जब हम उसे विलोडित करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात वो उसमें मिश्रित हो जाएगा।
बूजो यह जानना चाहता है कि क्या आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले 5 पदार्थों के उदाहरण दे सकते हैं। तो जल में डूबने वाली वस्तुएं हैं जैसे पत्थर, लोहे की कील, स्टील का चम्मच, बालू, रेत, तांबे का गिलास। ये सब जल से भारी होने की वजह से डूब जाती है। और अगर सिक्का भी पानी में डालेंगे तो वो भी डूब जाएगा। और जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थों में है लकड़ी, गुब्बारा, प्लास्टिक, तेल, सूखी पत्तियां। ये सब क्या है, ये जल से हल्के होने की वजह से उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। पदार्थों का नेक्स्ट गुण है पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। तो वे पदार्थ अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। जैसे दीवार के दूसरी ओर हम नहीं देख सकते, किंतु कांच के दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अतः कांच यहाँ पर पारदर्शी है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। फिगर 4.7 में मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी दिखाए हुए हैं। जिसमें हमें आर पार दिखाई दे रहा है, ये पारदर्शी का उदाहरण है। जिसमें हमें धुंधला दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, वो पारभासी का उदाहरण है। जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी का उदाहरण है। तो अपारदर्शी क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी के उदाहरण हैं जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं भी अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। एक्टिविटी 6, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? तो कदाचित नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु उन्हें स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, वो चीजें पारभासी कहलाती हैं। यहाँ पर हमने 3 प्रकार की वस्तुएं पढ़ी, जिसमें सबसे पहले पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, कांच का गिलास, कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे गत्ता, धातुएं इत्यादि। फिर है पारभासी, जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं परंतु क्लियर नहीं देख सकते, जैसे टिश्यू पेपर, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। तो इस प्रकार हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह क्या जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो जब हम टॉर्च के प्रकाश पर अपनी हथेली रखेंगे तो प्रकाश हमें बाहर की तरफ दिखाई देगा परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो यह पारभासी का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा कि पदार्थों की भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पदार्थ के गुणों के विषय में पढ़ा कि उनमें दिखावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, कठोरता, विलेयता, वस्तु का जल में तैरना अथवा डूबना, पारदर्शिता जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के आधार पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारी सुविधा के लिए हम प्राय पदार्थों को समूह में रखते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्किट को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। वह ऐसा अपनी सुविधा के लिए करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है।
कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। अब है चैप्टर का सारांश। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि लकड़ी है तो उसे कुर्सी, मेज, टेबल वगैरह बनाई जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। जिन पदार्थों की दिखावट चमकदार होती है वे धातु होती हैं और जिनकी नहीं होती वे अधातु होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ पदार्थ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। टिश्यू पेपर और तेल लगा जो कागज होता है वो पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब है अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 चीजें हैं मेज, टेबल, दरवाजा, अलमारी, कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो कांच की प्याली और स्टील का चम्मच चमकदार पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी है तो उसका भी मिलान कीजिए। वस्तुएं और पदार्थ। सबसे पहले है पुस्तक। तो पुस्तक कागज और प्लास्टिक की बनी होती है। फिर है ग्लास। तो ग्लास कांच का बना हो सकता है, कागज का बना हो सकता है जैसे डिस्पोजल गिलास, और प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके बाद है कुर्सी। तो कुर्सी लकड़ी की बनी हो सकती है और प्लास्टिक की बनी हो सकती है। फिर है खिलौना। तो खिलौना कांच का भी बना हो सकता है, लकड़ी का भी बना हो सकता है, कागज का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। फिर है जूते। तो जूते चमड़े और प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अथवा असत्य का उल्लेख कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो यह असत्य है क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी होता है। नेक्स्ट है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि इरेजर में नहीं होती। तो यह भी असत्य है। चाक जल में विलीन हो जाता है। तो यह भी असत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा जल से हल्का होने की वजह से जल पर तैरता है। नेक्स्ट, चीनी जल में विलीन नहीं होती। तो यह असत्य है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तो तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है क्योंकि जब तेल को जल के साथ मिलाया जाता है तो तेल जल के साथ मिश्रित न होकर जल की सतह पर अपनी परत बना लेता है। बालू तेल जल में निषादित हो जाता है। तो यह सही है क्योंकि जब जल में बालू रेत को डाला जाता है तो यह नीचे बैठ जाती है। सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए हैं, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। सबसे पहले गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां, फिर खाद्य तथा अखाद्य। तो गोल आकृति में आ जाएगा बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेव और मिट्टी का घड़ा। जल की कोई आकृति नहीं होती क्योंकि जल को किसी भी बर्तन में डालेंगे ये उसका आकार ग्रहण कर लेगा। फिर खाद्य तथा अखाद्य। तो खाद्य में जल, संतरा, चीनी, सेव, और अखाद्य में आ जाएगा बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तल पर तैरती हैं। पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं जैसे स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की शीट, कागज, पंख, नाव, बाल, गुब्बारा इत्यादि। सभी वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। सबसे पहले है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो ये सभी लकड़ी से बनाए जाते हैं जबकि बच्चा यहाँ पर सजीव है। नेक्स्ट है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल फूल है और नाव यहाँ पर अलग हो जाएगा। फिर है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। तो एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी इत्यादि धातु के उदाहरण है, रेत यहाँ पर अलग है।
नेक्स्ट है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट जो है ये जल में घुलनशील है, जबकि रेत जल में अघुलनशील है, यह जल के पैंदे में बैठ जाएगी। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और हमने इसे अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।